नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटोर पे। मित्रों, हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से जल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उसका पहला भाग कंप्लीट कर लिया था। अब हम जा रहे हैं उसके दूसरे भाग को पढ़ने। मित्रों चलिए, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा महासागरीय परिसंचलन। महासागरीय परिसंचलन मित्रों हमारे जल का ही एक भाग है। तो चलिए हम समझते हैं कि महासागरीय परिसंचलन क्या होता है। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि जो महासागरीय परिसंचलन है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो महासागरों में परिसंचलन होता है, परिसंचलन का अर्थ ये होता है कि जो जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, दूसरे स्थान से वापस तीसरे स्थान को जाता है, तीसरे स्थान से दोबारा पहले स्थान पे जाता है। वो इस प्रकार से जो जल है वो एक महासागर से दूसरे महासागर तक हमेशा आता जाता रहता है। उसके और भी ढेर सारे कारण हैं। मैंने एक पहला कारण क्या बताया, पृथ्वी की घूर्णन गति है, गति मैंने बताया। दूसरी जो मैंने बात बताई, इक्वेटर का होना एवं ध्रुवों का होना, यानी पोल्स का होना और ध्रुवों का, यानी पोल्स का होना और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा का होना। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य बहुत तीव्र गति से चमकता है, बहुत तीव्र चमकता है। वहीं ध्रुवों पर उसकी जो किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण से ध्रुवों पर जो जल है वो हमेशा ठंडा रहता है और भूमध्य रेखा के ऊपर जो जल है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जिस कारण से महासागरीय परिसंचलन होता रहता है और जो जल है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता रहता है। जिस प्रकार से दो प्रकार की लहरें बनती हैं, एक ठंडी लहर, दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं गर्म लहर बोलते हैं। ठंडी तरंगे एवं गर्म तरंगे, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। दोस्तों जो एक और बात बतानी है आपको वो ये कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण के कारण इनमें आपसी एक आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण का, जिसकी वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में हम आगे चलते हैं और जानकारी लेंगे। चलिए हम सबसे पहली बार समझ लेते हैं कि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है मित्रों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होगा ये प्रशांत महासागर है जो नीले रंग का है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ ब्लू बॉक्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड ठीक है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मित्रों एक बात मैं आपको और बता दूं कि लगातार प्राकृतिक दोहन के कारण जो जल को लेकर के संकट आन खड़े हुए हैं, लगातार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण भी जल की जो उपलब्धता है दिन प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पे कम होनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर करके संरक्षण की बात चल रही है और इसलिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इसको पूरी दुनिया मनाती है। चलिए हम जा रहे हैं तरंगों के बारे में बातें करने। आपके स्क्रीन के ऊपर होगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे तरंग बोलते हैं। बिल्कुल, जब जो जल है ऊपर उठता रहता है और नीचे गिरता है तो उसे तरंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उड़ जाते हैं, जिसे सुनामी बोलते हैं। मित्रों जो सुनामी है यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी लहर। अक्सर ऐसा क्या होता है कि महासागरों में किसी प्लेट टेक्टोनिक घटना के कारण, यानी किसी प्लेट की हलचल के कारण क्या होता है कि एकदम से प्लेटों में खिसकाव होता है या प्लेटों में टकराव होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इस प्रकार की कोई चीज़ होती है या किसी ट्रेंच का निर्माण होता है, किसी खड्ड का निर्माण होता है। ऐसे में महासागरों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और जैसे जैसे ये लहरें तटों के पास आती, किनारों के पास होती हैं, इनकी जो ऊंचाई है और भी ज़्यादा ऊंची होनी चालू हो जाती है और ये सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं बातें करें ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा क्या होता है। मित्रों जो ज्वार भाटा है
ज्वार का अर्थ ये होता है कि जब जो सागर की लहरें हैं वो ऊपर को उड़ जाती हैं उसे ज्वार बोलते हैं, और जब नीचे को चली जाती हैं उसे भाटा बोलते हैं। यानी जो सागरीय तट हैं वो कई बार सी फ्लोर राइज होता है, कई बार जो समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर को उठता है उसे ज्वार बोलते हैं, जब नीचे चला जाता है उसे भाटा बोलते हैं। ये ज्वार और भाटा जो है माह में 2 बार आते हैं, यानी एक ही महीने में 2 बार ज्वार भाटा अपने को देखने को मिलते हैं। वृहद ज्वार और वृहद भाटा ये अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है कि जो पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है वो एक ही सीध में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज्वार भाटा को लेकर के यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है येलो कलर का, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। दिन में 2 बार नियम से सागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब इस सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ करके जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है मित्रों, आप इसको पढ़ लेना ज़रा, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ज्वार और भाटा क्या है, वृहद ज्वार वृहद भाटा क्या है। वृहद ज्वार और वृहद भाटा में क्या है कि जो एक बार क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जा रही है, दूसरी तरफ क्या है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जा रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसे वृहद ज्वार बोलते हैं, यानी बड़ा ज्वार आता है। और जो लघु ज्वार है इसमें क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा क्या है समकोण पर काटती है। जो चंद्रमा है समकोण पर काटती है, कई बार क्या होता है पृथ्वी से समकोण पर काटती है। इस प्रकार से लघु ज्वार और भाटा आता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। इससे कुछ लाभ भी हैं, क्या क्या लाभ है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियाँ पकड़ आते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि एक तो ज्वार भाटों के आने से जो नौ संचालन है वो प्रभावित होता है और उसको तटों में आने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर तो लगातार ज्वार भाटों के आने से यदि किसी स्थान पर लगातार लंबे समय से ज्वार भाटा आ रहा है तो धीरे धीरे वह तटों के ऊपर अपर्दन करता है, और उस अपर्दन करने के कारण वहाँ पे क्या होता है बंदरगाह का निर्माण करना आसान होता है। वहाँ पे सी पोर्ट्स का बनाना बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो जाता है वेव्स के अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण। आगे चलते हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। दोस्तों महासागरीय धाराएं जो हैं 2 प्रकार की होती है, गर्म जल धारा और दूसरी होती है ठंडी जल धारा। एक बात तो मैं और बताऊं कि जो महासागरीय जल धाराएं हैं एक ठंडी और गर्म तो होती हैं, उसके साथ में इनके अंदर क्या होता है चार्ज होता है। चार्ज यानी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी क्या करती है काट देती हैं, ढेर सारे समुद्र तटों को प्रभावित करती हैं। तो आइए चलते हैं उसके बारे में भी। अच्छा एक चीज़ और है कि जो महासागरीय लहरें अलग हैं और जो धाराएं हैं वो अलग हैं। जो महासागरीय लहरें हैं वह केवल और केवल पवन को फॉलो करती हैं, लेकिन जो महासागरीय धाराएं हैं वो कोरियालिस फोर्स को भी फॉलो करती हैं, कोरियालिस बल को भी फॉलो करती। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो जो लहरें हैं महासागरीय लहरें हैं हमारे हाथ के दाईं तरफ अपने आप मुड़ जाती हैं। वहीं जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो ये समुद्री जो धाराएं हैं वो हमारे हाथ के बाईं तरफ की मुड़ जाती हैं। एक बार आप कोरियालिस फोर्स को देख लेना अच्छे से, मैं आपको अगली क्लास में कोरियालिस फोर्स को अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं, बिल्कुल ये बात मैंने आपको अभी बता दी थोड़ी देर पहले। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। हाँ दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये महासागरीय धाराएं जो हैं वो उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट के ऊपर कुछ इसके उदाहरण मिलते हैं। मित्रों जहाँ पे भी सर्दी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पे प्लैंकटन नाम की घास है वो पाई जाती है।
तो प्लैंकटन नाम की घास जहाँ पे पाई जाती है वहाँ उसको खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और वहाँ पे वो प्रजनन भी करती हैं वहीं पे उनको पूरा आहार भी मिलता है, जिस कारण से वहाँ पे मछलियों की अधिकता पाई जाती है। या फिर और भी ढेर सारे जो जलीय जीव जंतु हैं उनको अधिकता वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लैंकटन नाम की एक समुद्री घास मिलती है। यह जो घास है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और समुद्र ठंडे और गर्म जलधाराएँ जो हैं वो उनकी प्रजनन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक दो मैं नाम बता देता हूँ जो फेमस नाम है। उसमें एक डावर बीच है। जो डावर बीच है वो मछली पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक कैलिफोर्निया का जो तट है वहाँ पर भी मछली पकड़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हालांकि जो मछलियाँ हैं वो तो हर किनारों पे, हर समुद्र तटों पे के ऊपर पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो डावर बीच है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मित्रों, कुछ लाल जलधाराएँ हैं, कुछ नीली जलधाराएँ हैं। तो यह जो लाल जलधाराएँ हैं वो गर्म जलधाराएँ हैं, जो नीली जलधाराएँ हैं वो ठंडी जलधाराएँ हैं। एक बार मैं इसके नाम पढ़ दे रहा हूँ। आइए, अटलांटिक महासागर में देखिए, आपके बीच में दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इसके अलावा जो ब्राज़ीलियन जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है। और इसी अटलांटिक महासागर में जी लेब्राडोर की जलधारा वो ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में आप देख सकते हैं पश्चिमी अटलांटिक जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। ऐसे ही आइए प्रशांत महासागर में जो क्यूरोशियो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप हर तरफ एक बार देख लेना स्क्रीन के ऊपर। एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। मैंने आपको क्या क्या इस पाठ में बताया, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको जल के बारे में बताया है, जल चक्र के बारे में बताया है। मैंने आपको समुद्री जलधाराओं के बारे में बताया है। आपको मैंने ज्वार भाटा के बारे में बताया है, ज्वार भाटा से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। दोस्तों जलधाराओं के प्रकार के बारे में बताया है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। मित्रों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।